के जो मुलजिमीन हैं उनकी रिमांड की मियाद बढ़ा दी गई है, यानी कि उन्हें और ज्यादा दिनों तक अब रिमांड पर रहना पड़ेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। सभी 7 मुलजिमीन की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। डॉक्टर मुजम्मिल गनी, अदील राठर, शाहीना सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे सहित सभी 7 मुलजिमीन की NIA रिमांड की मियाद को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की जो अहम खबर है वो आपको दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े जितने भी मुलजिमीन हैं उनकी रिमांड की मियाद बढ़ा दी गई है, यानी उन्हें अब और ज्यादा दिनों तक रिमांड पर रहना पड़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट के जो मुलजिमीन हैं उनकी रिमांड बढ़ा दी गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड बढ़ाई है। सभी 7 आरोपियों यानी मुलजिमीन की रिमांड बढ़ाई गई है। डॉक्टर मुजम्मिल गनी, अदील राठर, शाहीना सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे सहित सभी 7 आरोपियों की NIA रिमांड की अवधि को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। श्रीनगर में PDP की सदर महबूबा मुफ्ती के आवास पर पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी एक अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में पार्टी के सभी MLAs और सीनियर नेता मौजूद रहे। यह बैठक पुलिस की तरफ से PDP कारकुनों को एहतजाज की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद बुलाई गई थी। असल में शनिवार को PDP महिला विंग की कार्यकर्ता बिजली बिल के मुद्दे पर श्रीनगर में प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने गुपकार आवास पर नेताओं की एक मीटिंग बुलाई और इस मामले में आगे का लाए अमल यानी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर चर्चा की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रामबन का दौरा किया और जिले में हाल ही में आई कुदरती आफात से मुतासरा खानदानों के लिए नए घरों के तामीर का संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट HRDS इंडिया जरूरतमंद लोगों को पक्के घर देने की अपनी कोशिशों के तहत कर रहा है। इस दौरान LG मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग से मुतासर सभी खानदान को महफूज और पक्के घर देने का अपना वादा फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि सिर्फ सरकारी मदद घरों को फिर से बनाने के लिए काफी नहीं है। बता दें कि HRDS इंडिया के साथ पार्टनरशिप में रामबन के 189 परिवारों यानी खानदानों को अगले 6 महीनों में 3 कमरों वाले घर बनाकर सौंपेगा। और बाढ़ के कारण रामबन जिले के भी अनेक परिवार प्रभावित हुए। सरकारी सहायता जो नियमों के अंतर्गत जिला प्रशासन ने उन्हें मुहैया करा दी थी। राहत और बचाव के कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने सभी स्टेक होल्डर के साथ किया था। हम जानते हैं कि सरकारी सहायता से घर का निर्माण नहीं हो सकता। बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है HRDS, जिससे हमने और आज रामबन जिले के 189 फैमिलीज को 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट हाउसेस थोड़ा पीछे 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी। मैं समझता हूँ कि एक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया है तो बाद में उसे भी जोड़ लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस संस्था का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी के बाद ये रामबन है, आगे उधमपुर में भी आज कार्यक्रम है। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में ऐसे प्रभावित परिवारों के घर जो सेलिंग में प्रभावित हुए, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए, उनके और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार के मुखिया के तौर पर उन्होंने सवाल उठाने का हक खो दिया है। एक तीखे हमले में महबूब बेग ने हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक चुनी हुई सरकार के लिए सवाल उठाना सही नहीं है, सवाल पूछना विपक्ष का काम है। इसमें और ये जो हालात बने हुए हैं, अब देखिए इक्तिसादी तौर और सियासी तौर दोनों तरफ से हमको ख्याल था पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और कश्मीर के लोगों को खासकर, क्योंकि कश्मीर के लोग टर्माइल में एक अजीब क्राइसिस में फंसे हुए हैं। लोगों ने
बहुत अच्छी बात की, एक मैसिव मैंडेट दिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई। पहले पहलगाम अटैक हुआ तो टूरिज्म ठप, फिर हमारा हॉर्टिकल्चर था तो आपने देख लिया हमारे सेब और हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ क्या हुआ, और गवर्नमेंट देख रही है, तमाशा बन के देख रही है। अब दिल्ली का ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया तो हमारे जो बच्चे पूरे देश में पढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, शाल वाले हैं, जो भी बिजनेस करने के लिए जाते हैं, वो सारा ठप पड़ा हुआ है। और अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली कश्मीर में जो सूरत बनी हुई इन सबों की वजह से, वो शायद इससे पहले कभी नहीं थी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने कंगन और जम्मू में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बारे में पूरी तरह से अनदेखी के लिए उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली इंतजामिया की कड़ी तनकीद की है। वकील ने कहा कि इतने हसास मुद्दे पर वजीर आला के बराबर के अफसरान की अनदेखी चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली और बहुत ये क्या कहा सके बदकिस्मती की बात है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा, वकील ने कहा कि अनजान होना कोई बहाना नहीं है। देखिए, मैंने पहली दफा जम्मू कश्मीर में इस किस्म के हालात कभी नहीं देखे जो आज हालात नजर आ रहे हैं। पहली दफा कोई सरकार है, मुंतखब सरकार है, बेबसी दिखा रही है। हर मामले में कहते हैं कुछ हमें पता नहीं है। डिमोलिशन हो या और कोई मसला हो, कोई भी आर्डर हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री से आर्डर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री से आर्डर हो, लेकिन सरकार खासकर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे कोई पता नहीं। यह अलमिया है, दुख की बात है। अगर ऐसी बात है तो चीफ मिनिस्टर क्यों वहां अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं? उनको छोड़ना चाहिए। लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है? एक अजीब सी सूरत हाल हम पहली दफा देख रहे हैं। और बिहार चुनाव में भारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है। संगठन सृजन अभियान जम्मू शहरी के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऑब्जर्वर रीता चौधरी ने कहा है कि पार्टी अब अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस कर रही है और पार्टी में जल्द ही कई बड़े बदलाव होंगे। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने अपने नेताओं और वर्कर्स को और पावर देने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता एवं विधायिका रीता चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कोalition पार्टनर है हुकूमत में, लेकिन कई दफ़ा जो है वो मतभेद सामने आ रहे हैं। फुल फ्लैज जो है एक तरह से सुनवाई कांग्रेस पार्टी की भी जो है वो हुकूमत में नहीं हो पा रही, ऐसी बातें कई दफ़ा आई हैं। संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप पे है। किस तरह से इस चीज़ को जो है आप जो है काउंटर करेंगी, ये इसको देखती हैं? मैं तो इतना ही कहूँ कि अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजनीति के अंदर बातें इधर उधर होती रहती हैं। लेकिन आज जो मैं जम्मू अर्बन के अंदर आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे संगठन सृजन अभियान के तहत में यहाँ आई और राहुल जी और खड़गे साहब ने अहमदाबाद में एक महाअधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें इस बात को निर्णय लिया गया, इस बात को लेकर कि संगठनात्मक तरीके से हम लोगों को और मजबूत होने की और सशक्त होने की जरूरत है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय उस समय लिया हो, उसके तहत ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है और लगभग 15 के करीब ऐसे प्रदेश हैं जहां पर संगठन सृजन अभियान के तहत काम अभी चल रहा है। कुछ में हो गया है, अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई और कुछ में अभी काम चल रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोग कार्यकर्ताओं से सबसे मुलाकात करके, जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जो कार्यकर्ता हैं, जो एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, एमपीज हैं, सभी से राय मशवरा करके और एक मजबूत जिला अध्यक्ष देंगे जो संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति और कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेही होएगा और जो सबको साथ लेकर चलेगा, सभी धर्म, समाज, हर वर्ग को साथ लेकर चलेगा और जो कांग्रेसी विचारधारा का है। इसके साथ साथ क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक मेन इशू है स्टेटहुड रिस्टोर करना जम्मू कश्मीर में, अपने संगठन को आप किस तरह से आप उसके लिए दिशा निर्देश देंगी, जो भी संगठन यहाँ पे तैयार किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो है इसको काफी बड़े लेवल पे उठाया,
दिल्ली भी गए वो, क्या इस इशू पे वो आगे भी जो है फाइट चलती रहेगी? हाँ नहीं, बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है संगठन को दुरुस्त करने का। अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, उसके बाद भी ब्लॉक स्तर पर और फिर मंडल अध्यक्ष पे, और अगर शहर है, सिटी है, जैसे अर्बन है, तो उसमें वार्ड स्तर के ऊपर बूथ का गठन होएगा, बूथ कार्यकारिणी बनेगी, बूथ अध्यक्ष बनेंगे, और एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर संगठन के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होएगा। और संगठन के अंदर जो जिला अध्यक्ष हैं या जो वार्ड अध्यक्ष होंगे, उन लोगों को भी थोड़ा सा मतलब पावरफुल करा जाएगा। पावरफुल इन द सेंस कि उनकी राय ली जाएगी हर चीज के अंदर, पार्टी से संबंधित, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो, चाहे वो अपने एमपी इलेक्शंस हो या पंचायत इलेक्शंस हो, तो उनकी भागीदारी पूरी रहेगी। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने संगठन सृजन अभियान के तहत राजौरी जिला का दौरा किया। उनके साथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। इस दौरे का मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और पार्टी के संगठन का चुनाव करना था। वहीं राजौरी पहुंचकर आईसीसी के सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने कहा कि मैं यहां पार्टी को संगठन को मजबूत करने आया हूं और पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ बातचीत करके यहां जिला इकाई और ब्लॉक इकाई का गठन किया जाएगा। इस कार्य में लगे हैं और हम बड़ी ईमानदारी के साथ इस कार्य को पूरा करेंगे। देखने में ये आया है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है। आज समय की जरूरतों के अनुसार, समय में आए बदलाव के अनुसार संगठन में बदलाव करने की आवश्यकता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, स्वर्गीय श्री कृष्णानंद राय जी को मेरा शत शत नमन। पहलगाम के आतंकी हमले में पर्यटकों का जान बचाने वाले सज्जाद अहमद भट्ट और अब्दुल रऊफ वानी को सम्मानित किया गया। सीएनएन न्यूज 18 ने इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। श्रीनगर में हुआ सड़क हादसे में ड्राइवर को आई मामूली चोटें। पुलवामा में पुलिस का एंटी ड्रग ड्राइव जारी, पुलिस ने 64 ग्राम चरस बरामद किया। जम्मू में सेना बेली ब्रिज की मरम्मत में जुटी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 29 नवंबर तक पुल के किसी भी तरह के इस्तेमाल पर लगाई रोक। अचानक आई बाढ़ से चौथे ब्रिज के रह जाने के बाद सेना ने बनाया था बेली ब्रिज। त्राल में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का किया गया आयोजन, करीब 100 खिलाड़ियों ने लिया भाग। चैंपियनशिप का मकसद था बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर आकर्षित करना। बड़गाम में नाला ब्रेक के बाद में फिर आपका इस्तकबाल है। बीजेपी ने पुलवामा के दूर दराज के इलाकों से पदयात्रा शुरू की। इस दौरान बीजेपी के सीनियर नेता अरशद भट्ट की लीडरशिप में पार्टी ने पुलवामा जिले के वासो मार्ग और खैगाम के साथ साथ राजपुरा के कुंडी इलाकों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को जाना। बीजेपी नेताओं ने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आज भी लोग पीने के पानी और दूसरी बेसिक सुविधाओं से पूरी तरह से महरूम हैं। उसकी एक तो रिव्यू कर रहे हैं, साथ साथ जो फर्स्ट हैंड लोगों से भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लोग अभी बेबसी के शिकार हैं, सरकार हो के भी लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि सरकार ऑन ग्राउंड कहीं पे नहीं है। जिस इलाके में है ये कंडी बेल्ट है, यहाँ पे भी अभी पीने का पानी नहीं है। बिजली का भी एक बहरान इस तरह है कि लोगों के पास उतनी इनकम के ज़राया भी नहीं है, लोग परेशान हैं, बिजली बिलों पे भी परेशान है। सरकार ने यहाँ एक एतमाद लेके यहाँ पे लोगों को एक जो वादा किया था कि हम फ्री बिजली करेंगे, ये बिजली बिल्स में कटौती करके यहाँ से वोट लिया। एक धोखा हुआ है, हम दोबारा लोगों से के बीच में जा रहे हैं कि उससे हमें उबरना है। और दूसरी साइड से जो पार्टी का एक जो मेन हम जो स्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, उस पर अभी काम हो रहा है। और आपको बता दें कि अखनूर के सरहदी इलाकों परगवाल में चिनाब दरिया पर बन रहे पुल की निर्माण कार्य की रफ्तार का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम यानी नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य कर रही एजेंसी को सख्त हिदायत जारी की हैं।
अरसा लगा हुआ है, आपको भी पता है कि ये काफ़ी पुराना काम लगा है और आज तक ये कंप्लीट होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ, किसने नहीं किया, ऑफिसरों की लापरवाही है या ठेकेदार की लापरवाही है। लेकिन अब जब से ये उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है और हमारी कोशिश यही रही, क्योंकि एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मेरी यही कोशिश रही कि जल्दी से जल्दी जितने भी पुराने काम हैं, जो 10-10, 12-12 साल पुराने जो रुके हुए काम हैं, उनको ख़त्म किया जाए और लोगों को उसकी सहूलत दी जाए। अब कश्मीर में भी आपने देखा होगा, मैंने वहाँ 3-4 जो ब्रिज थे मैंने वो इनाग्रेशन करा दिए हैं। एक ब्रिज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है सनत नगर में, वो भी कोई 10 साल पुराना उसका काम स्टार्ट हुआ था तो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ था। सेम यहाँ पे है और मुझे नहीं लगता जब से मैंने टेक ओवर किया है और उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, सरकार जब बनी तो उसके बाद ही इसने फिर दोबारा एक्टिविटी ठेकेदार ने शुरू की, वरना ठेकेदार ने सोचा था मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है पैसे का, पेमेंट हमने पूरी की हुई है इसको, क्योंकि 119 करोड़ का ये काम है अलाटेड इसको, और इसमें मेरे ख्याल 80 करोड़ के लगभग पेमेंट ये ले चुके हैं। और अभी भी लोगों को मिसगाइड करता है ठेकेदार के भाई हमें पेमेंट का तो सवाल ही नहीं है। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी ने इंजीनियर रशीद की ओर से 30.04 लाख के डेवलपमेंट यानी कि 30,04,000 के डेवलपमेंट कामों को मंजूरी देने का ऐलान किया है। इनामुन नबी ने कहा है कि नए मंजूर कामों में बडगाम और बीरवा असेंबली सीटों में पावर नेटवर्क को बेहतर बनाना और बडगाम जिले की इन 2 असेंबली सीटों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना शामिल है। इनामुन नबी ने कहा कि अपने इलाके में लोगों की डेवलपमेंट की उम्मीदों को पूरा करने का उनका कमिटमेंट पक्का है। तिहाड़ जेल से भी वो ये पक्का करते हैं कि तरक्की रुके नहीं। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने हरदू, अबूरा और चांडेल ब्लॉक में जनता दरबार लगाया। ये उनके चल रहे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसका मकसद लोगों की रोजमर्रा के जो मसाइल हैं उनको सुनना और उनके हल की तरफ कदम बढ़ाना था। प्रोग्राम के दौरान सभी सब डिविजनल ऑफिसर और संबंधित डिपार्टमेंट के जितने भी अफसरान थे वो मौजूद थे। दोनों इलाकों के लोगों ने एमएलए के साथ अपनी परेशानियां शेयर की, जिन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए हैं। अबूरा ब्लॉक एंड छांजिलवानी गांव ब्लॉक के जो भी गांव हैं उनके नुमाइंद से बात की। यहाँ लोग आए थे, हमने सुने उनके मुश्किलात और मामलात। लोग मुतमईन हैं सो फार एट द वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट इज़ कंसर्न। और यहाँ जो भी एक मरहलावार तरीके पर जो भी हमने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे और लोगों की जो भी मुश्किलात हैं वो इन ए फेज्ड मैनर उनको दूर करेंगे। जहाँ तक देखिए बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं जिसमें पानी है, सड़कें हैं, बिजली है, राशन है, लोग मुतमईन हैं और जहाँ भी कुछ करना होगा हम ज़रूर करेंगे। इस साल जो काम हुए हैं पीपल आर सेटिस्फाइड विद जो भी काम हुए हैं और जो भी कुछ करने होंगे ज़रूर हम करेंगे। ये गवर्नमेंट लोगों की है, ये गवर्नमेंट को लोगों ने बनाया है, लिहाजा हम इंशाल्लाह कोशां हैं जो भी मुश्किलात इन एरियाज़ में उनको दूर करेंगे। जो छांजिलवानी काम का हमारा ये एरिया है बहुत ही दूर दराज इलाका है, यहाँ गोगलदारा, इसी तरह से रिंगा वाली और अबूरा ब्लॉक के बहुत से गाँव ऐसे हैं जो दूर दराज हैं जहाँ बहुत ही मुश्किलात थे लेकिन काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 5 साल में अब इंशाल्लाह सारे इनके जो है जो हमने वादे किए थे उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे और लोगों को जो मुश्किलात हैं उनको इंशाल्लाह दूर। और अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहड़ा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी मॉक ड्रिल की। इसका मकसद इमरजेंसी हालात में सुरक्षा बलों की तैयारी, तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता का आकलन करना और उसे बेहतर बनाना था। ये एक्सरसाइज अनंतनाग पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन और राष्ट्रीय राइफल ने मिलकर की। वहीं बीएसएफ आईजी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे पाकिस्तान अभी भी उबर नहीं पाया है। भविष्य में भी अगर ऐसी कोई स्थिति यानी ऐसे कोई हालात बनते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। जम्मू और पंजाब में अचानक आई बाढ़ से बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन हमने वक्त पर उसे ठीक कर दिया है। हम ये पक्का करेंगे कि जम्मू सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि हम शांति पक्का करने के लिए सभी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
सिंदूर लॉन्च किया गया। इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानियों पोस्ट को हमने बर्बाद किया, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुश्मन को काफ़ी समय लगेगा उभरने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारे बहादुर जवानों को सारा श्रेय जाता है। वो अपनी जान की बिना परवाह किए सीमा पर अडिग रहे। और शोपियां जिला इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यहां का टेम्परेचर पहलगाम और गुलमर्ग जैसे ठंडे इलाकों से भी कम हो गया है। ठंड इतनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पानी कुछ ही पलों में जम जा रहा है, जिससे छतों में पानी की पाइपलाइनों में भी पानी जम जा रहा है और पेड़ों से लटकते हुए लंबे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जैसे बर्फ के टुकड़े बन जा रहे हैं। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लकड़ियों के सहारे पर आप देखिए बर्फ जमी है। पानी की जो पाइपलाइन है यानी वाटर सप्लाई पाइपलाइन, उसके अंदर भी पानी जम जा रहा है। सर्दी इतनी ज्यादा हो चुकी है। शोपियां में इस वक्त दर्जे हरारत काफी नीचे चला गया है। पूरे विश्व में इस धरती के छोटे से टुकड़े को स्वर्ग का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये कश्मीर में अगर परंपरा देखी गई तो पुराने ज़माने में इस तरह के जो यहाँ पे आइस स्टिक्स लगी है ये देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये नायाब था। लेकिन इस साल हमें अब नवंबर में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कश्मीर में बर्फ़ होना कोई नई बात नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दी से पहले सर्दी आना और गर्मी से पहले गर्मियाँ देखना, तो इस चीज़ को किस तरह आप देखते हैं? ये तो सही बात है कि मतलब आपने सही फरमाया। हमारा जो मतलब वादी कश्मीर में हमारी जो धरती है इसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, और हमारी ये सदियों से परंपरा रही है कि यहाँ बर्फ़ गिरता है और हमारी वो आइस स्टिक्स थे, इनके साथ बच्चे मतलब खेलते थे, बूढ़े खेलते थे। मगर इस साल जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब अर्ली जो ये विंटर आया है, ये हमें ग्लोबल थ्रेट की वजह से आया है, एनवायरनमेंट चेंज हुई है। तो इस ज़मीन में हमारा जो ज़िला शोपियान है -6.5 पर मतलब रिकॉर्ड किया गया, गुलमर्ग और पहलगाम से भी ज़्यादा। तो इस ज़मीन में मतलब ये तो एनवायरनमेंट जो डिसास्टर हुआ है इसकी वजह से हमें ये झेलना पड़ता है। और इस ज़मीन में हमारी जो एज ए सीनियर सिटीज़न मतलब मैं कहता हूँ कि हमने जो बहुत बर्फ़ देखी है, बहुत चिल्ड कोल्ड देखा है, मगर इस साल जो एडवांस हमें ये देखने को मिला है इस ज़मीन में, मेरी जो एज ए सीनियर सिटीज़न आम लोगों से, आप जनता से अपील रहेगी कि अपने बच्चों, बूढ़ों और बुज़ुर्गों को मतलब सर्दी से एहतियात करने में आप इनका मदद कीजिए, क्योंकि वो सवेरे न निकले सर्दी में और शाम को भी न निकले, अपने सेहत का ख्याल रखें। और दूसरी बात, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इस साल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सर्दी को निपटने के लिए, हालांकि उन्होंने एक रिव्यू भी लिया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस सर्दी को निपटने के लिए और लोगों को सहूलियत के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम हम यही उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारियां नवंबर में लेनी थी वो अक्टूबर से ही स्टार्ट होना चाहिए था। और अभी क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सर्दी मौसम से पहले ही हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये अलार्म पहुँचे कि आगे और भी मौसम ख़राब हो सकता है। तो अगर हम टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है। जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं यहाँ, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सीनरीज़ है, बर्फ़ भी ऊंचे पहाड़ों में हुई है। लेकिन जो आम लोग हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि आयाम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन चीज़ों का खास ख्याल रखे। मैंने मशीनरी पहले से रखी, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 5 से 6 फीट बर्फ़ पड़ती है। जिस तरह पिछले सालों में एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम अंजाम दिया है, तो इस साल भी तवक्को लोग यही रखते हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान।